दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के वस्तुनिष्ठ जीएस संचय श्रृंखला में इस वीडियो में प्रस्तुत है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 4, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के कंप्यूटर आधारित प्रश्नों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं। एमएस ऑफिस यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, जल का रासायनिक समीकरण H2O है। H2O लिखने के लिए MS वर्ड की इनमें से किस विशेषता का उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन है आपके ड्रॉप कैप, स्ट्राइक थ्रू, सुपर स्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, सब स्क्रिप्ट। दोस्तों आप जान लीजिए H2O लिखने के लिए MS वर्ड में सब स्क्रिप्ट का प्रयोग किया जाता है। ये किसी चयनित संख्या, आकृति, प्रतीक या संकेत को सामान्य रेखा से नीचे और छोटा सेट करता है। सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट जो है कंट्रोल प्लस इक्वल टू होता है। अगला प्रश्न है, MS वर्ड 2016 में होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में मौजूद ए फीचर किस विकल्प को निरूपित करता है? तो सही उत्तर है चेंज केस, ऑप्शन डी। दोस्तों आप जान लीजिए MS वर्ड 2016 में होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में मौजूद कैपिटल ए स्मॉल ए फीचर चेंज केस को प्रदर्शित करता है, जिसमें सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड एंड टोगल एस आदि मौजूद होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से MS वर्ड में संरेखण की एक वैध श्रेणी नहीं है क्या? ऑप्शन है बाएं, दाएं, ऊर्ध्वाधर या जस्टिफाई। तो सही उत्तर है ऊर्ध्वाधर। दोस्तों आप जान लीजिए MS वर्ड में 4 प्रकार के शब्द संरेखण उपयोग किए जाते हैं, लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइंड, राइट अलाइन या जस्टिफाइड। इसमें जो है ऊर्ध्वाधर का जो विकल्प है वो मौजूद नहीं है। अगला प्रश्न है, MS वर्ड पर लिखे टेक्स्ट को आप मिटा सकते हैं, कैसे? तो उत्तर है टेक्स्ट को चुनकर डिलीट कुंजी दबाकर। तो याद रखिएगा दोस्तों, MS वर्ड पर लिखे किसी टेक्स्ट को मिटाने या इरेज करने के लिए पहले पूरे टेक्स्ट मैटर को चयनित यानी सिलेक्ट करके डिलीट कुंजी को दबाकर मैटर को मिटाया जा सकता है। इसके अलावा MS वर्ड के टेक्स्ट मैटर को मिटाने के लिए कुछ शॉर्टकट कुंजी का भी प्रयोग किया जाता है, जो है कंट्रोल प्लस बैक स्पेस और कंट्रोल प्लस डिलीट। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में टेक्स्ट को मिटाया जा सकता है कैसे, आपको बताना है। तो उत्तर है दोस्तों टेक्स्ट को चुनते हुए सेलेक्टिंग डिलीट की को दबाकर। तो याद रखिएगा MS वर्ड में जो है डिलीट करने के लिए, किसी टेक्स्ट को मिटाने के लिए पहले उस टेक्स्ट मैटर को चयनित किया जाता है, फिर डिलीट कुंजी दबाकर उसे मिटा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, MS वर्ड के कट पेस्ट ऑपरेशन में क्या किया जाता है? तो सही उत्तर है एक टेक्स्ट को कई बार काटा और पेस्ट किया जा सकता है। तो याद रखिएगा MS वर्ड के कट पेस्ट संचालन में एक टेक्स्ट को कई बार काटा और पेस्ट किया जा सकता है। MS वर्ड के उपयोग में महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें पहले से टाइप किए गए मैटर को तुरंत बिना परेशानी के संपादित किया जा सकता है, और इसमें अपनी कौशलता से टेक्स्ट को हटाने, टेक्स्ट काटने और चिपकाने का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेल मर्ज किसका एक घटक है? MS वर्ड का, वर्डप्रेस का, MS एक्सेल का या फिर MS एक्सेस का? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों आप जान लीजिए मेल मर्ज जो है ये MS वर्ड का एक घटक है, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड MS ऑफिस का ही एक सॉफ्टवेयर है, जिसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया था। ये सॉफ्टवेयर विश्व में सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है। इसे संक्षेप में MS वर्ड भी कहा जाता है। इसका प्रयोग पत्र लेखन, बायोडेटा, मेल मर्ज आदि कार्यों के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ड प्रोसेसर में फाइल मेन्यू विकल्प क्या नहीं है? ऑप्शन है सेव, न्यू, ओपन या अंडू। तो सही उत्तर है अंडू। दोस्तों वर्ड प्रोसेसर में फाइल मेन्यू का विकल्प सेव, ओपन, न्यू है, जबकि अंडू एडिट मेन्यू का विकल्प होता है। अगला प्रश्न है, RTF का पूर्ण रूप क्या है? तो सही उत्तर क्या है? RTF का पूर्ण रूप होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, ऑप्शन बी। याद रखिएगा RTF रिच टेक्स्ट फॉर्मेट का संक्षिप्त रूप है।
अगला प्रश्न है क्विक एक्सेस टूल बार पर स्थित यह बटन आपको अपने रिसेंट कमांड या एक्टिविटी को कैंसिल करने की सुविधा प्रदान करता है। ऑप्शन है देखिए सर्च, कट, अनड्यू, रीडू या डॉक्यूमेंट। तो सही उत्तर है अनडू। दोस्तों आप जान लीजिए कि क्विक एक्सेस टूल बार में स्थित जो अनड्यू बटन होता है वो अपने रीसेट कमांड को रद्द करने की सुविधा प्रदान करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं Ctrl+D शॉर्टकट का प्रयोग निम्नलिखित को खोलने के लिए किया जाता है। किसको? तो उत्तर है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को। दोस्तों Ctrl+D शॉर्टकट का प्रयोग फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किया जाता है। इसको फॉन्ट का नाम, साइज, कलर आदि सेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है नए स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है, आपको बताना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नए स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+M होता है। याद रखिएगा पावर पॉइंट में नए स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+M है। पावर पॉइंट में हैंड आउट हमारे प्रस्तुतिकरण का प्रिंट आउट होता है। इसमें स्लाइड के कंटेंट, कंपनी का नाम, प्रोजेक्ट का नाम, तारीख इत्यादि होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को क्या करने के लिए आप यू अंडरलाइन पर क्लिक करते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों सही उत्तर है अंडरलाइन करने के लिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए यू के नीचे जो अंडरलाइन है ये विकल्प जो है कि सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है। टेक्स्ट एट्रीब्यूट्स का अर्थ किसी टेक्स्ट के ऊपर लागू होने वाले नियमों से है जिसके द्वारा हम उसका स्वरूप बदल सकते हैं। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में स्लाइड का डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है? वर्टिकल, लैंडस्केप, डायगोनल या पोर्ट्रेट। तो सही उत्तर है लैंडस्केप। दोस्तों MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड का डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन लैंडस्केप होता है। पावर पॉइंट द्वारा मल्टीमीडिया में समृद्ध जानकारी संप्रेषित करने के लिए स्लाइड का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तुतिकरण सॉफ्टवेयर नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ओपन ऑफिस इम्प्रेस या स्लाइड शार्क। तो सही उत्तर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। MS एक्सेस एक साधारण डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली है। MS एक्सेस का उपयोग फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों के रूप में किया जा सकता है। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में निम्नलिखित में से कौन सा होम टैब के क्लिपबोर्ड समूह में प्रकट नहीं होता है? ऑप्शन है कॉपी, पेस्ट, नई स्लाइड या फॉर्मेट प्रिंटर। तो सही उत्तर है नई स्लाइड। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में नई स्लाइड होम टैब के क्लिपबोर्ड के समूह में प्रकट नहीं होती। क्लिपबोर्ड व्यूअर एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे द्वारा कट या कॉपी किए गए टेक्स्ट या चित्र को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। क्लिपबोर्ड में एक बार में केवल एक ही डेटा स्टोर होता है, यानी कोई नया ऑब्जेक्ट कॉपी करने पर यह अपने आप पहले ऑब्जेक्ट को हटाकर उसका स्थान ले लेता है। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एक स्लाइड का चयन करके और Ctrl+D दबाने पर क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा स्लाइड का डुप्लीकेट बनेगा Ctrl+D से। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एक स्लाइड का चयन करके और Ctrl+D दबाने पर स्लाइड का प्रतिलिपि यानी डुप्लीकेट बनेगा। MS पावर पॉइंट एक प्रस्तुतिकरण सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग व्यावसायिक, प्रशिक्षण और शैक्षिक उद्देश्य के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है MS पावर पॉइंट में दोस्तों आप जान लीजिए MS पावर पॉइंट 2010 में रिबन मेन्यू का कौन सा टैब नई स्लाइड जोड़ने में मदद करता है? तो ये है होम बटन। देखिए MS पावर पॉइंट 2010 में रिबन मेन्यू का होम टैब नई स्लाइड जोड़ने में मदद करता है और टेक्स्ट को अच्छे से एडिट करना और प्रेजेंटेशन बनाना होम टैब के प्रमुख कार्य हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों डिफ़ॉल्ट रूप में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 फाइलों को किस एक्सटेंशन के साथ सहेजता है? तो सही उत्तर है .pptx। देखिए डिफ़ॉल्ट रूप से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 फाइलों को .pptx एक्सटेंशन के साथ सहेजता है और MS पावर पॉइंट एक प्रस्तुतिकरण प्रोग्राम है जिसको रॉबर्ट गैस्किंस और डेनिस ऑस्टिन के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है MS पावर पॉइंट में एक व्यूइंग मोड कौन सा है जिसमें ग्रे रंग को छोड़कर
कोई रंग नहीं है। ऑप्शन है ग्रे शैडो, ग्रे स्केल, ग्रे व्यू या ग्रे शेड। तो सही उत्तर ग्रे स्केल। दोस्तों MS पावर पॉइंट में ग्रे स्केल एक ऐसा व्यूइंग मोड है जिसमें ग्रे रंग को छोड़कर कोई रंग नहीं है। अगला प्रश्न है डॉक्यूमेंट को एडिट करने का अर्थ है जिस डॉक्यूमेंट को आपने बनाया है उसे पढ़ना और फिर क्या करना। तो उत्तर है गलतियों को ठीक करना। दोस्तों आप जान लीजिए किसी डॉक्यूमेंट को संपादित या एडिट करने का अर्थ है जिस दस्तावेज को आपने बनाया है उसे पढ़ना, उसके बाद उसमें हुई गलतियों को सुधार करना, ये एडिट करने का अर्थ है। अगला प्रश्न है डॉक्यूमेंट में शब्द को ढूंढने और सही करने के लिए प्रयोक्ता को किस कमांड का प्रयोग करना पड़ता है। तो उत्तर है फाइंड एंड रिप्लेस। दोस्तों आप जान लीजिए दस्तावेज में गलत शब्द को ढूंढने और उसे सही करने के लिए प्रयोक्ता द्वारा फाइंड एंड रिप्लेस कमांड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस तकनीक कौन सी है, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर है राइट क्लिकिंग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में एक्सेस करने के लिए माउस द्वारा राइट क्लिक करना पड़ता है और माउस की इस तकनीक को राइट क्लिकिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है कंट्रोल प्लस अप एरो कर्सर को मूव करता है, कौन सा? तो सही उत्तर है पैराग्राफ अप, ऑप्शन बी। दोस्तों किसी टेक्स्ट दस्तावेज के संपादन के क्रम में कंट्रोल प्लस अप एरो कर्सर को प्रीवियस या पूर्व पैराग्राफ के प्रारंभ पर ले जाता है। इस प्रकार कंट्रोल प्लस डाउन एरो कर्सर को अगले नए पैराग्राफ के लिए प्रारंभ में ले जाता है। अगला प्रश्न है स्प्रेडशीट में शेल को निम्नानुसार परिभाषित किया जाता है, कैसे? तो सही उत्तर है रो और कॉलम का इंटरसेक्शन। दोस्तों एक्सेल स्प्रेडशीट में सेल वह बॉक्स होता है जिसमें आंकड़ा प्रविष्ट किया जाता है, इसे रो और कॉलम के इंटरसेक्शन के रूप में परिभाषित किया जाता है। अगला प्रश्न है पावर पॉइंट में हेडर और फुटर बटन इंसर्ट टैब के किस ग्रुप में ढूंढे जा सकते हैं? ऑप्शन है इलस्ट्रेशंस ग्रुप, ऑब्जेक्ट ग्रुप, टेक्स्ट ग्रुप, टेबल ग्रुप या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है टेक्स्ट ग्रुप में। दोस्तों आप याद रखिएगा पावर पॉइंट में हेडर और फुटर बटन इंसर्ट टैब में जाकर टेक्स्ट ग्रुप में होता है। इसके अलावा इसी ग्रुप में वर्ड आर्ट, डेट एंड टाइम, स्लाइड नंबर इत्यादि शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है प्रस्तुतिकरण या प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की प्रयोग करना होता है? तो सही उत्तर है कंट्रोल प्लस एम, याद रखिएगा। दोस्तों पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जो है एक नई स्लाइड जोड़ने के लिए कंट्रोल प्लस एम शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना पड़ता है। अगला प्रश्न है समग्र डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयुक्त किया जाता है? तो उत्तर है कंट्रोल प्लस ए यानी कंट्रोल प्लस ऑल। देखिए समग्र दस्तावेज चयनित करने के लिए कंट्रोल प्लस ए कमांड का प्रयोग किया जाता है। ये MS विंडो का एक लोकप्रिय निर्देश है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों विशिष्टता फाइल का प्रकार आइडेंटिफाइड करता है कौन? फोल्डर, पाथ, फाइल एक्सटेंशन, फाइल नेम या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है फाइल एक्सटेंशन। दोस्तों फाइल का प्रकार विशिष्टता फाइल एक्सटेंशन जो है इसके द्वारा प्रमाणित होता है, इसके द्वारा फाइलों की पहचान की जा सकती है। उदाहरण के लिए वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन .doc या .docx होता है। अगला प्रश्न है न्यूमेरिकल और स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो सही उत्तर आपका हो जाता है दोस्तों, ये आपका सही उत्तर ऑप्शन डी स्प्रेडशीट हो जाएगा, ऑप्शन डी। दोस्तों न्यूमेरिकल और स्टैटिस्टिकल गणनाएं करने के लिए सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन स्प्रेडशीट है। VC कैल्क को प्रथम इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट माना जाता है। अगला प्रश्न है पेज पर कितने मार्जिन होते हैं? 2, 4, 2 या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है 4 यानी टॉप, बॉटम, राइट और लेफ्ट। तो याद रखिएगा एक पेज में 4 प्रकार के मार्जिन सेट किए जाते हैं जिसके द्वारा मार्जिन वाले क्षेत्र में कुछ भी नहीं लिखा जाता है। पेज पर मार्जिन देने से प्रिंटिंग, कटिंग, फोल्डिंग आदि में आसानी होती है।
अगला प्रश्न है हैप्पीनेस के ही अर्थ वाला स्थानापन्न शब्द ढूंढने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? स्पेलिंग चेकर, डिक्शनरी, ऑटो करेक्ट फीचर, थिसारस या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा थिसारस, ऑप्शन डी। देखिए दोस्तों, थिसारस के द्वारा किसी शब्द के समान अर्थ वाले स्थानापन्न या सब्स्टिट्यूट खोजे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किस प्रकार के मेन्यू को ड्रॉप डाउन मेन्यू भी कहते हैं? तो याद रखिएगा, जो ये पुल डाउन मेन्यू है इसको ड्रॉप डाउन मेन्यू कहते हैं। दोस्तों, एक ड्रॉप डाउन सूची जो होती है ये आप जान लीजिए कि ड्रॉप डाउन मेन्यू, ड्रॉप मेन्यू, पुल डाउन सूची, पिक लिस्ट के रूप में भी जाना जाता है। एक ग्राफिकल नियंत्रण तत्व है जो सूची बॉक्स के समान यूजर को एक मान या वैल्यू चुनने की अनुमति देता है। जब ड्रॉप डाउन सूची निष्क्रिय होती है तो वह एकल मान प्रदर्शित करती है। अगला प्रश्न है मैक्रो को जब रिकॉर्ड किया जाता है तो थर्ड स्टेप क्या होगा? तो सही उत्तर है मैक्रो को जब रिकॉर्डिंग किया जाता है तो थर्ड स्टेप मैक्रो के शॉर्टकट के लिए एक कीबोर्ड निर्धारित करता है। दोस्तों, मैक्रो रिकॉर्डिंग करते समय तीसरा स्टेप मैक्रो के शॉर्टकट के लिए एक कीबोर्ड निर्धारित करता है। मैक्रो रिकॉर्डिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल पर की जाती है। अगला प्रश्न है वर्ड में दोस्तों जब पैराग्राफ को इंडेंट किया जाता है तो क्या होता है आपको बताना है। तो उत्तर है टेक्स्ट मार्जिन के संबंध में अंदर सरक जाता है। वर्ड में पैराग्राफ को इंडेंट करने पर टेक्स्ट मार्जिन में लेफ्ट या राइट के संदर्भ में अंदर सरकता जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों एमएस एक्सेल 2010 वर्कशीट में पंक्तियों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो उत्तर है दोस्तों 10,48,576। याद रखिएगा दोस्तों, एमएस एक्सेल 2010 वर्कशीट में पंक्तियों की संख्या एक लाख 10,48,576 और T20 व कॉलम की संख्या 16,384 यानी 2 ^ 14 होती है। कॉलम की चौड़ाई 225 कैरेक्टर और रो की ऊंचाई 409 पॉइंट होती है। अगला प्रश्न है एमएस एक्सेल 2010 में एक पंक्ति की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 409 अंक। अगला है कंप्यूटर कुंजी पटल पर लगी F1, F2, F3 आदि कुंजियों पर लिखे F का अर्थ क्या होता है? तो उत्तर है फंक्शन। दोस्तों, कंप्यूटर कुंजी पटल पर लगी F1, F2, F3 आदि कुंजियों का F का अर्थ फंक्शन होता है। ये कुंजियां विशेष कार्यों को संपादित करती हैं। अगला प्रश्न है एमएस एक्सेल वर्कशीट में छठी पंक्ति या छठी रो में मौजूद सेल का एड्रेस क्या होता है आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका जो है G6। एमएस एक्सेल वर्कशीट में छठी पंक्ति की संख्या 6 और 7वें स्तंभ का नाम G होता है, इसलिए इंटरसेक्शन पॉइंट का एड्रेस G6 होता है। अगला प्रश्न है एमएस एक्सेल वर्कशीट में 5वें स्तंभ की 10वीं पंक्ति में मौजूद सेल का एड्रेस क्या होता है आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर E10 हो जाएगा, ऑप्शन सी। दोस्तों, एमएस एक्सेल वर्कशीट में 5वें स्तंभ का नाम E और 10वीं पंक्ति की संख्या 10 है, इसलिए इंटरसेक्शन पॉइंट सेल का एड्रेस E10 हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कंप्यूटर मेमोरी कई सेलों से मिलकर बनी होती है। प्रत्येक सेल बाइनरी संख्याओं के रूप में किसमें जानकारी संग्रहित करने में सक्षम होता है? तो सही उत्तर है 1 बिट जानकारी। दोस्तों, प्रत्येक मेमोरी सेल में बाइनरी संख्याओं के रूप में 1 बिट जानकारी होती है जो 1 या 0 को संग्रहित कर सकती है। अगला प्रश्न है प्रत्येक स्प्रेडशीट फाइल को वर्कबुक कहा जाता है, क्यों? तो सही उत्तर है इसको वर्कबुक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सी सीट अर्थात वर्कशीट और चार्ज सीट संग्रहित होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों एमएस एक्सेल में सेल का चयन करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन है सिलेक्टेड सेल की रो हेडिंग हाईलाइट नहीं होगा, ये आपका गलत है। दोस्तों, सिलेक्टेड सेल की रो हेडिंग को हाईलाइट किया जा सकता है जब किसी सेल को सिलेक्ट किया जाता है तो उस सेल में चारों तरफ बॉर्डर दिखाई देने लगता है। जब तक यूजर किसी अन्य सेल पर क्लिक नहीं करता तब तक सेल चयनित रहेगा और चयनित सेल का कॉलम और रो हेडिंग प्रकाशित रहेगा। अगला प्रश्न है कि एमएस एक्सेल में कार्य पुस्तिकाओं
के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो उत्तर है प्रत्येक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट कॉलम और पंक्तियों का बना होता है। तो ये आपका जो है आप देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। इसमें पूछा है कौन सा गलत होगा? तो एमएस एक्सेल में वर्कशीट का नाम नहीं बदला जा सकता, ये आपका गलत है, क्योंकि एमएस एक्सेल जो है ये वर्कबुक वर्कशीटों का संग्रह होता है और इसमें जो है कॉलम पंक्तियों से मिलकर बना होता है और आप जान लीजिए अपनी इच्छा अनुसार इसका नाम बदला जा सकता है। अगला प्रश्न है एक एमएस एक्सेल सीट में एक सेल एड्रेस किससे बना होता है? तो सही उत्तर है ये सेल का कॉलम और रो से मिलकर बना होता है एमएस एक्सेल सीट में एक सेल। अगला प्रश्न है डिफ़ॉल्ट रूप से एमएस एक्सेल 2010 वर्कबुक में कितनी सीट प्रदान की जाती है? तो उत्तर है 3। दोस्तों जब यूजर कोई एक्सेल वर्कबुक खोलता है तो डिफ़ॉल्ट रूप से 3 वर्कशीट होते हैं, शीट 1, शीट 2 और शीट 3। किसी वर्कशीट पर कुल रो और कॉलम की संख्या जो है 10,48,576 होती है। अगला प्रश्न है एमएस एक्सेल में एक वर्कबुक में कम से कम कितनी वर्कशीट होनी चाहिए? तो सही उत्तर 1। तो देखिए ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए एक्सेल वर्कशीट में संख्याओं का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट कौन सा होता है? बायां, जस्टिफाई, मध्य या दायां? तो सही उत्तर है दायां। दोस्तों एक्सेल वर्कशीट में संख्याओं का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट सेल के दाएं बॉर्डर से संरेखित होता है, जबकि सेल में टाइप किया गया टेक्स्ट सेल के बाएं बॉर्डर से संरेखित होता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा व्यू सबसे अच्छा होता है जब आप अपनी स्लाइड को डिलीट, कॉपी पेस्ट या मूव करना चाहते हैं? तो उत्तर है स्लाइड शार्टर। दोस्तों पावर पॉइंट में स्लाइड्स को डिलीट, कॉपी पेस्ट या मूव करवाने के लिए स्लाइड शार्टर व्यू सबसे अच्छा होता है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कौन सी विशेषता या फीचर का उपयोग परिभाषित अनुक्रम में दर्ज किए गए डेटा को स्वचालित करने के लिए किया जाता है? आपको बताना है। ऑप्शन है स्टाइल, ऑटोफिल, इंडेंटिंग या फिर अलाइनमेंट। तो सही उत्तर ऑटोफिल ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ऑटोफिल विशेषता का उपयोग परिभाषित अनुक्रम में दर्ज किए गए डेटा को स्वचालित या ऑटोमेटेड जो है सक्रिय करने के लिए किया जाता है। स्टाइल के अंतर्गत फॉन्ट साइज, नंबर, फॉर्मेट, सेल बॉर्डर और सेल शेडिंग आते हैं। इंटेंडिंग एक पैराग्राफ के बाएं या दाएं हाशिए के बीच की जगह की वृद्धि या कमी है, जबकि अलाइनमेंट सेल में दर्ज टेक्स्ट या नंबर की स्थिति को बताता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो कंप्यूटर के जीएस संचय वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।